आज का टॉपिक है टिटेनियम H2O6 3+ आयन, जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ Ti(H2O6 3+ आयन की विवेचना, डिस्कशन। हम जानते हैं टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, बैलेंस ये एटॉमिक नंबर कितना है, तो टिटेनियम का 22 होता है। बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन इसका है T3D2 4s2। और टिटेनियम थर्ड आयन में सिर्फ तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सिर्फ D1 होगा, D1 सिस्टम। इस आयन का जो एक्वा सॉल्यूशन है लाल बैगनी रंग का होता है। इस संबंध में और अधिक सूचना इस विलयन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि इस लाल बैगनी रंग की उत्पत्ति इंसिडेंट श्वेत प्रकाश के 5000 एक्सम तरंग वाले में क्षेत्र में हरे तथा पीले भाग के एब्जॉर्प्शन से होता है। इसकी व्याख्या यह मानकर आसानी से की जा सकती है कि जलीय विलयन में Ti थर्ड आयन आइसोलेट रहने के कारण की अपेक्षा अष्टफलकीय जलयोजित आयन Ti(H2O3+ आयन के रूप में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है वाटर के प्रेजेंस में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार हम ये जानते हैं कि H2O अणु द्वारा निर्मित अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल फील्ड में Ti थर्ड आयन के 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का विभाजन 2 ग्रुपों में हो जाता है, जिनमें से 3 ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो निम्नतम ऊर्जा का तथा शेष 2 ऑर्बिटल्स का जो संभ्रंश समूह है वो उच्चतर ऊर्जा का होता है। ये समूह क्रमशः T2G तथा EG सममित प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन दोनों समूहों के मध्य की दूरी डेल्टा O द्वारा प्रदर्शित की जाती है। Ti(H2O6 3+ आयन एकमात्र इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक तौर से T2G ऑर्बिटल्स में स्थान ग्रहण करेगा तथा यह इलेक्ट्रॉन डेल्टा O ऊर्जा का अवशोषण करके EG ऑर्बिटल में प्रोन्नत हो जाता है, जैसा कि निम्न चित्र में नीचे दिखाया गया है। विलयन का रंग डेल्टा O के मान पर निर्भर करता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के माध्यम से स्पेक्ट्रल स्टडी द्वारा आसानी से मापा जाता है, क्योंकि अवशोषित विकिरणों की जो फ्रीक्वेंसी है तथा मोलर एब्जॉर्प्शन के बीच कर्व खींचा गया कर्व ही जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन T2G1 EG0 से T2G0 EG1 के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला एब्जॉर्प्शन बैंड हेक्सा एक्वा टिटेनियम थर्ड आयन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है तथा इसके लाल बैगनी रंग के लिए उत्तरदायी है। पहला फिगर है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में D1 कॉन्फ़िगरेशन की ये लोएस्ट व्यवस्था। फिर ये सेकंड है एक्साइटेड लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है T2G से EG1, और थर्ड है जो सो डिस्टॉर्टेड इस संरचना में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कैसे होता है। अन्य संक्रमण धातु आयन के स्पेक्ट्रम की तुलना में इस आयन का स्पेक्ट्रम अत्यंत सरल होता है, क्योंकि इसमें केवल एक चौड़ा दुर्बल बैंड होता है VIBGYOAR। इधर एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, वेवलेंथ जो है सो इधर जो है सो घट रहा है। वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है, लेमडा, और फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स जो है सो ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। इसमें केवल एक चौड़ा दुर्बल बैंड 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स का या 20,000 तथा एक सोल्जर जो है 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। एक सोल्जर है। जो 2 शिखरों के सुपर इम्पोजिशन का परिणाम है। एब्जॉर्प्शन बैंड विजिबल रीजन में पड़ता है। हेक्सा एक्वा टिटेनियम थर्ड आयन के स्पेक्ट्रम की सरलता के कारण इसमें मात्र एक डी इलेक्ट्रॉन का होना है, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंप्लीटली एब्सेंट होता है।
उपर्युक्त एब्जॉर्प्शन बैंड की निम्न 3 प्रमुख विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसकी स्थिति, दूसरा इसकी तीव्रता और तीसरी इसकी चौड़ाई। पहला है बैंड की स्थिति, पोजीशन ऑफ बैंड। डी ऑर्बिटल्स के विभाजन के संबंध में एब्जॉर्प्शन बैंड की स्थिति का विवेचन अत्यंत सुविधापूर्ण हो जाता है यदि स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी की इकाई तथा ऑर्बिटल्स की एनर्जी की इकाई दोनों समान हो। इस हेतु समानता काम में ली जाने वाली इकाई तरंग संख्या या सीएम इनवर्स है। यद्यपि सीएम इनवर्स ऊर्जा की सही इकाई नहीं है, किंतु चूंकि 1 किलो जूल पर मोल इक्वल टू 84 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 1 किलो पर मोल इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर की इकाई को ऊर्जा के परंपरागत इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार 20,300 सेंटीमीटर की फ्रीक्वेंसी 243 किलो जूल पर मोल या 58 किलो कैलोरी पर मोल के तुल्य होगा। TiS263+ पूर्णतः रेगुलर ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स अपेक्षित है। वास्तव में इसमें कुछ विकृति पाई जाती है। सामान्यतः इस संकुल की ज्यामिति में कुछ अनियमितता के परिणाम स्वरूप ही एब्जॉर्प्शन बैंड में 2 शिखर पाए जाते हैं। 2 शिखर पाए जाते हैं। इस विकृति के कारण T2G तथा EG ऑर्बिटल्स का पुनः विभाजन, द्वितीयक विभाजन, सेकेंडरी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसके कारण अपेक्षित एक इलेक्ट्रॉन संक्रमण के स्थान पर 2 संक्रमण संभव हो पाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसीज में बहुत कम अंतर होता है। कक्षों का द्वितीयक विभाजन था निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन के विजिबल रीजन में 2 स्थानांतरण दिखाए गए हैं। यहाँ जो है एक तो पहला है, एक दूसरा है। इस तरह से 2 स्थानांतरण दिखाए गए हैं T2G से EG की तरफ। एक का जो एनर्जी डिफरेंस Δ1 है, दूसरा है Δ2 है। क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी टर्म है वो डबलेट D है, जो कि पहले बताया जा चुका है। इसका विभाजन ट्रिपलेट T2G एनर्जी के अनुरूप डबलेट T2G टर्म में तथा EG ऑर्बिटल के अनुरूप डबलेट EG पद में हो जाता है। अतः TiS263+ के एब्जॉर्प्शन बैंड की उत्पत्ति निम्न संक्रमण के कारण T2G से EG या डबलेट T2G से डबलेट EG में हो जाता है। एब्जॉर्प्शन बैंड की स्थिति को सीधे ही Δ-O का प्रायोगिक मान से सीधे ही Δ-O का प्रायोगिक मान प्राप्त होता है। इस प्रकार TiS263+ आयन के लिए D ऑर्बिटल्स की विभाजन ऊर्जा Δ-O का मान 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स है। सेकेंड है बैंड की तीव्रता, बैंड की इंटेंसिटी। अन्य बहुत से तंत्रों में पाए जाने वाले एब्जॉर्प्शन बैंड की तुलना में TiS263+ का एब्जॉर्प्शन बैंड काफ़ी दुर्बल होता है। इसका कारण यह है कि सभी D ऑर्बिटल्स की सममिति एक जैसी होती है, एक सी होती है। इसे G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। G बराबर G रेट समिति G होती है। अतः इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण T2G1 से EG1 या T2G2 डबलेट T2G से डबलेट EG में समिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ऐसा संक्रमण वर्जित है। वर्जित का मतलब फॉरबिडेन। तथापि इस प्रकार के संक्रमण का पाया जाना स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वे परिशुद्ध डी कक्षक है ही नहीं, अन्यथा इस बैंड की तीव्रता शून्य होगी। जिन कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है ये परिशुद्ध डी कक्षक है ही नहीं, अन्यथा इस बैंड की तीव्रता शून्य होती है। इस परोक्ष रूप से यह मतलब इससे परोक्ष रूप से यह मतलब निकलता है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत मूल धातु तथा लिगेंडों के मध्य पारस्परिक क्रिया पूर्णतः इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सही नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर संकुल में धातु तथा लिगेंडों के मध्य बंध पूर्णतः आयनिक होगा, अर्थात धातु के डी कक्षकों का लिगेंड के कक्षकों के साथ ओवरलैप नहीं होने के कारण
संकुल में भी धातु आयन की भांति डी परमाणु कक्षक यथावत वैसे ही जैसे कि पहले था सेंट्रल मेटल आयन में, आइसोलेटेड मेटल आयन में वैसे ही रहता है। लेकिन एब्सोर्प्शन बैंड की कम तीव्रता का होना इस ओर से इंगित करता है कि धातु कक्षक तथा लिगेंड के मध्य अतिव्यापन अधिक नहीं है, क्योंकि आणविक कक्ष मोलेकुलर ऑर्बिटल में डी कक्षकों का जितना अधिक योगदान अधिक तथा लिगेंड कक्षों का जितना कम होगा, एब्सोर्प्शन बैंड उतना ही दुर्बल पाया जाएगा। यानी धातु इलेक्ट्रॉन पूर्णतः डी कक्षकों की सीमा में न रहकर लिगेंड कक्षों की ओर कुछ सीमा तक स्थानीयकृत होते हैं। इस प्रकार के वर्जित डी संक्रमण के कारण उत्पन्न कम तीव्रता के बैंड प्रथम श्रृंखला के सभी धातु आयन के विलयनों में के लिए देखने को मिलते हैं। तीसरी है बैंड की चौड़ाई। उपर्युक्त बैंड में अवशोषित विकिरण की आवृत्ति 20,033 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन यह एब्जॉर्प्शन बैंड में एक पतली लाइन के रूप में देखने को नहीं मिलता। यह बैंड अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़ा है। इसका कारण यह है कि उत्तेजित तथा न्यूनतम अवस्थाएं कुछ सीमा तक विलायक अणुओं से पारस्परिक क्रिया करती है। दूसरा कारण यह है कि निम्नतम अवस्था में साम्य बंध दूरी की तुलना में उत्तेजित अवस्था में यह बंध दूरी अधिक होती है, जिससे उत्तेजित अवस्था में अणु में कंपन मोड में भी उत्तेजित होते हैं। ये कंपन मोड कई हजार तरंग संख्याओं के क्षेत्र में फैले होते हैं तथा इतने अधिक निकट होते हैं कि इन्हें पृथक पृथक बैंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप डी एब्जॉर्प्शन बैंड सामान्य रूप से चौड़ा हो जाता है। मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन यह एक पतली लाइन के रूप में देखने को नहीं मिलती है। यह बैंड क्या है, अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़ी है। इसका कारण है कि एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में भी कुछ सीमा तक विलायक अणुओं से ये पारस्परिक क्रिया करती है। दूसरा कारण है कि निम्नतम अवस्था में साम्य बंध दूरी की अपेक्षा उत्तेजित अवस्था में यह बंध दूरी अधिक होती है, जिससे उत्तेजित अवस्था में अणु में कंपन मोड भी उत्तेजित होते हैं। कंपन मोड, वाइब्रेशनल मोड भी उत्तेजित होते हैं। ये कंपन मोड कई हजार तरंग संख्या के क्षेत्र में फैले होते हैं तथा इतने अधिक निकट होते हैं कि इन्हें पृथक पृथक बैंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप डी एब्जॉर्प्शन बैंड सामान्य रूप से चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से जो है सो हम आज जो है सो TiS263+ आयन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डिस्कशन किया है, और ये एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक में बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में बताएंगे।